This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी आज यहाँ उपस्थित है और आज बस्ती सूत्रीय अध्याय जो तृतीय अध्याय है चरक संहिता सिद्धि स्थान का, उसका दूसरा पार्ट हम आज देखने जा रहे हैं। और उसमें भी हमने बस्ती सूत्रीय अध्याय में ये जाना कि थेरापेटिक यूजेस ऑफ बस्ती चिकित्सा as well the procedural details are also described. So we are going to see the next remaining part of this chapter. So हमने लेक्चर खत्म किया था बस्ती नेत्र जो है उसके दोष, विविध दोष हमने देखे थे, और ये दोष अगर है तो उससे क्या हानि होती है। बस्ती थेरेपी जो है वो ठीक से नहीं होती। तो इफ the nozzle is obliquely inserted, nozzle is shifted from one place to another place, if the basti putak is compressed slowly or very strongly, then what are the consequences regarding that we have already discussed in detail. आज हम 23वें श्लोक से आगे जाने वाले। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि विशेषतः निरोह बस्ती में विविध घटक द्रव्य होने से उसका जो मेलन है या मिक्सिंग प्रोसीजर है वो शास्त्रोक्त होनी चाहिए, ताकि बस्ती द्रव्य जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तौर पे इसको हमने देखना चाहिए। तो मुख्य घटक द्रव्य होते हैं मधु, सैंधव, घृत या तैल यानी स्नेह पदार्थ, कल्क और आवाप द्रव्य या मुख्य द्रव्य क्वाथ द्रव्य। सो पूर्वम ही तद्यात् मधु सैंधवम तु स्नेहम विनिर्मथ्यम तथो अनुकल्कम विमथ्य संयोजम पुनः द्रवैस्तम बस्तव निदध्यात् मथितम खचे। तो पूर्वम ही तद्यात्, यहाँ से चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं कि तंत्रांतरेषु तु अस्य अर्थस्य दृष्टत्वात् अयुक्त एव अयं पाठः उच्यते हि सुश्रुते तत्वा आदौ सैंधव अस्याक्षम मधुनश्च फलद्वयं पात्रे तलेन मथनीयात् इत्यादि। तो सबसे पहले क्या इकट्ठा करना है, किन द्रव्यों को एकत्रित करना है, उसके बारे में हमें प्रोसीजरल डिटेल्स सभी देखने हैं, विशेषतः बस्ती द्रव्य तैयार करने के बारे में। तो इस श्लोक में हमने समझा सर्वप्रथम मधु और सैंधव इनका मिक्सचर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है व्यवहार में जिसने किसी ने किया है तो वह जानता है कि सैंधव के जो है वो बारीक बारीक, उसके मराठी में जिसे क्या बोलते हैं हम, खड़े होते हैं, तो मिक्सिंग के लिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए उसको शहद में अगर पहले मिक्स करे तो अच्छा रहेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा, तो यूनिफॉर्मली वो मिक्स हो जाएगा। सेकंड, द्वितीय क्रम में मधु सैंधव जो है वो मिक्स करना है। तो मधु सैंधव इकट्ठा कर दिया है, फिर मधु सैंधव स्नेह के साथ, यानी उस रेसिपी में योग में घृत है या तैल है उनको अच्छी तरह कर मिलाकर मथ देना चाहिए। अब मथ देना चाहिए इसका मतलब क्या है, मथनी का उपयोग करना है। मराठी में उसे रवि कहते हैं, अंग्रेजी में हम चर्नर कहेंगे। तो चर्नर का आपको उपयोग करना है। देखिए इस चर्नर का, ठीक है, आप स्लाइड में सामने देख सकते हैं। तो उसको मधु और सैंधव को इस पद्धति से इकट्ठा कर दे, फिर स्नेह द्रव्य उसमें डाल दे और फिर वो मथनी से अच्छे से मथ दे। ठीक है, तो आगे जाएंगे अभी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अभी इसमें कल्क डालकर पुनः एक बार उसको घोट दे। तो यही कल्क अगर उस रेसिपी में है, जैसे शतपुष्पा इत्यादि कल्क हमेशा होते हैं, तो ये चर्नर भी आप ट्रिटूटर
या खल्व यंत्र यूज कर सकते हो उसके लिए। तो अच्छे से उसको मिक्स कर दे। ठीक है, इससे आगे जाएंगे हम प्रोसीजर में। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरे स्टेप में पूर्व मिश्रित जो गाढ़ा घोल है उसको क्वाथ में मिलाकर फिर मथनी से अच्छे प्रकार से मथ कर उसको बस्ती पूटक में डाल दे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुवासन बस्ती की स्लाइड में तैयारी रखी है। ओके, तो ग्लव्स भी है और यह निरुआ बस्ती की नीचे तैयारी है, इसमें कल्क है। ठीक है, बस्ती पूटक के ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे एनिमा पॉट है। ठीक है, सिंपल रबर कैथेटर है। ठीक है, कॉटन आप गॉज देख रहे हो, यहाँ पे पिचू देख रहे हो ताकि ऑयलिंग कर सके आप अच्छे से एनल एरिया का। और फिर अपने उसको बस्ती नेत्र का। ठीक है, अभी ये शास्त्रोक्त पद्धति से यहाँ पे देखिए आप, ये सभी द्रव्यों, कल्क द्रव्य है, यहाँ पे सैंधव है। ठीक है, तैल है, क्वाथ है। तो इनको इकट्ठा किया है हमने, जैसे देखा सबसे पहले मधु, फिर मधु में सैंधव डालेंगे, आप स्लाइड में सामने देख रहे हैं, फिर स्नेह द्रव्य डालोगे, फिर कल्क द्रव्य, तो ऐसे घोल तैयार होगा। और फिर उस कल्क द्रव्य में, हाँ, इस मिक्सचर में आप क्वाथ द्रव्य डालोगे और फिर इकट्ठा करके उसको बस्ती पूटक में ऐसे इस पद्धति से बस्ती नेत्र से जोड़ दो। तो ये हो गई प्रक्रिया, उसको कैसे मिक्स किया जाए। तो चक्रपाणि दत्त जो यहाँ टीका बोलते हैं उसका थोड़ा अगर प्रकाश डाले हम, पूर्वम ही दद्याति ग्रंथम, तो यहाँ से हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि कुछ आचार्य जो है पूर्वम ही दद्यात इस पाठ को अनर्श मानते हैं, यानी मूल ग्रंथ का नहीं है। लेकिन अन्य शास्त्रों में इस पाठ का भाव यानी अर्थ हमें प्राप्त होता है, इसलिए यह पाठ जो है उचित ही है। जैसे सुश्रुत संहिता का कोटेशन यहाँ पे हमें चक्रपाणि दत्त देते हैं, दत्वादौ सैंधवस्य अक्षम। तो इस श्लोक का रेफरेंस देते हुए सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 38 का, तो वहां पे सुश्रुताचार्य जी लिखते हैं, सर्वप्रथम सैंधव नमक 1 गर्श यानी 1 तोला, मधु 2 पल, कुछ पाठभेद में 2 प्रतिशत भी मिलते हैं, इनको हथेली से मथे। तो सैंधव के जो खड़े होते हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, हाइग्रोस्कोपिक है क्योंकि वह क्षार है या लवण है, सॉरी। तो इसके बाद धीरे धीरे उसमें मधु के मान के बराबर स्नेह मिलावे और फिर सम्यक मिश्रित हो जाने पर उसमें मदन फल के कल्क को मिलावे। तत्पश्चात वातादि दोषनाशक अन्य द्रव्यों को कल्क के बराबर मात्रा में मिलाना चाहिए और फिर कल्क अच्छी तरह श्लक्ष्ण पीसकर मिलाना चाहिए। और फिर आगे जो श्लोक है, पुनः द्रव्य ही, तो इससे जानना चाहिए, यहाँ द्रव शब्द का अर्थ जो है वो क्वाथ या आवाप द्रव्य, ऐसा जानना चाहिए। यानी अंत में क्वाथ मिलाकर फिर उसको मथनी से अच्छे मथना है। तो ये हो गई संपूर्ण प्रक्रिया, किस पद्धति से द्रव्यों को मेलन करना चाहिए, ये हमने अच्छे से समझा। तो यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निरोहवस्थी या स्थापन द्रव्य की मेलन प्रक्रिया, मेलन क्रम जो है, ये श्लोक क्रमांक 23 की लाइन और 24 की पहली लाइन। आगे पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो वामाश्रय ही ग्रहणी गुदे तत् पार्श्व संस्थस्य सुखोपलब्धि लियंत एवं वलयश्च तस्मात् सव्यम शयानो अर्हति बस्ति दानम। तो ये 24 और 25वें श्लोक की लाइन हमें समझाती है कि वाम पार्श्व से ही शयन जो है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया आने के लिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेनी है, तो वो किस पद्धति से होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ डिटेल्स बताते हैं। तो वाम पार्श्व को ही लेटना है उस व्यक्ति ने जिसको बस्ती देनी है। ये क्यों है, तो वहां स कारण बताते हैं, वाम पार्श्व में ग्रहणी और गुदा जो है वह स्थित होती है, अतः वाम पार्श्व में शयन कराकर यानी बाएं करवट को लिटाकर रोगी को जब निरूह बस्ती देते हैं तब वह बस्ती ऐसे सुखोपलब्धि ही यानी सुखपूर्वक, मतलब आसानी से पक्वाशय में पहुंच जाती है। तो इस पद्धति से, ठीक है। इस अवस्था में गुदवलिया लीन हो जाती है, अर्थात गुद बस्तियों का
या गुदवलियों का अवरोध नहीं रहता है, इसलिए रोगी को वाम पार्श्व लिटाने पर ही बस्ती देने के योग्य होता है। अभी आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप समझ सकते हो कि एनल कैनाल के बाद जो है वो रेक्टम है, रेक्टम के बाद जो है वो सिग्मॉइड कोलन आता है और फिर डिसेंडिंग कोलन आएगा। तो इस पद्धति से भी अगर हम समझे एनाटॉमिकल दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से, तो भी वाम पार्श्व जो बस्ती की शयन विधि बताई है तो वह सर्वथा उचित है। चक्रपाणि दत्त यहाँ बोलते हैं वाम पार्श्व शयनम यद उक्तम तस्य प्रयोजनम आह। तो वाम पार्श्व को ही क्यों लिटाना है रुग्ण को या व्यक्ति को, उसका प्रयोजन यानी हेतु वह यहाँ पे सकारण बताया है वामाश्रय इत्यादि श्लोक में। तो वामाश्रय इसका अर्थ है यस्मात् ग्रहनिगुदे तेन वाम पार्श्व सुप्तस्य ग्रहनिगुदे प्रकृतस्थे भवतः। तो यहाँ पे वाम पार्श्व को अगर व्यक्ति को लिटाया जाए तो बाई करवट लिटाने से निरूह बस्ती या अनुवासन बस्ती जो है वो ठीक से जाती, क्योंकि वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड या वाम पार्श्व में ग्रहणी और गुदा होते हैं। ठीक है, प्रकृति से यानी उपश्लेषात् गुदे गुदे बस्तीना सम्यक। तो इससे क्या होता है, वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में नैसर्गिक से तो बस्ती द्रव्य शरीर में उचित रूप से आसानी से फैल सकता है। ठीक है, तो इसके ही साथ गुदवलिया जो है वह लीन हो जाती है, यानी वह ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, जिसके कारण बस्ती द्रव्य बिल्कुल सुखपूर्वक ग्रहणी व गुदा के प्रकृतिस्थ होने से वहां फैल कर ग्रहणी को भावित कर देती है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि पूर्ण रेक्टम जो है वो पास करके, कोडॉन्स पास करके वह ग्रहणी तक, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक वह पहुंचता है। तो वली इस शब्द का अर्थ जो है वहां पे वॉल्व लेना चाहिए। तो ग्रहणी और गुदा जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी सिचुएटेड होते हैं, और ऐसे स्थिति में जो वॉल्व रहते हैं, नैसर्गिक गुदवलिया रहेगी, वह बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेगी। तो उसके हमें बस्ती विधि में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट नहीं होगी। बस्ती द्रव्य बहुत अच्छी पद्धति से हमें जहां उसको पहुंचाना है वहां तक वो पहुंच जाएगा। 25वें और 26वें श्लोक में और कुछ उसके डिटेल्स, यानी बस्ती विधि के दरमियान बस्ती देते वक्त और कुछ अगर उपद्रव हो जाए तो उनकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए, इसको बताते हैं। तो वह श्लोक है विड्वात वेगो यदि च अर्धदत्ते निष्कृत्य मुक्ते प्रणेत अशेषम उत्तान देहश्च कृत उपधानाः स्यात् वीर्यम आपनोति तथास्य देहम। तो विड्वात वेगो यदि च अर्धदत्ते, यानी यदि बस्ती देते समय उस व्यक्ति को मल यानी पुरुष वेग या अपान वायु का वेग आए, तो जो बस्ती नेत्र हमने एनल कैनाल में डाला है उसको निकाल देना चाहिए। निष्कृत्य मुक्ते प्रणयत अशेषम, ठीक है। तो पुरुष व अपान वायु जब निष्कृत्य यानी मुक्त हो जाए तो फिर उस व्यक्ति को पुनः शेष औषधि जो है वो गुदा में प्रविष्ट करानी चाहिए। पूर्ण रूप से बस्ती देने के बाद उस व्यक्ति को उत्तान देह यानी पीठ के बल लिटा देना चाहिए, अर्थात पीठ जो है वो कॉट पे या शयन जो उसका आसन रहेगा वो उसके ऊपर पीठ उसकी लिटा दे पीठ के बल, और फिर उदर जो है वो सामने आ जाए। फिर उसके बाद बताया है सिर के नीचे तकिया लगा दे, और फिर ऐसा करने से जो है बस्ती संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है। स्यात् वीर्यम अवाप्नोति तथास्य देहम। देखिए
विड्वाते इत्यादि निष्कृष्य मुक्ते इति नलिकाम आकृष्य विड्वात वेगे मुक्ते। चक्रपाणि दत्त कहते हैं विड यानी पुरीश्मल और वात इनको निकलने पर बस्ती नेत्र फिर जो है वह जो है गुदा से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो वेग जो है वो ठीक से बाहर आ जाए या निकल जाए। और फिर वेग निकलने के बाद उसकी प्रवृत्ति होने के बाद, ठीक है, तो फिर वापस बस्ती देनी चाहिए। अगर वहां पे चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को विड और वात का वेग आया है और फिर भी अगर हम बस्ती कंटिन्यू करें तो दत्ते तो बस्तव, वह तुरंत ही बस्ती बाहर आ जाती है। तो इसलिए वो वेग को निष्क्रमण होना चाहिए और फिर बस्ती देना चाहिए। दत्ते तु यानी बस्ती देने के बाद उत्तान देह कृत उपधानश्च स्यात्, तो फिर बस्ती अच्छे से देने के बाद रोगी को उत्तान आसन में लिटा देना चाहिए और सिर के नीचे तकिया लगा देना चाहिए। तो एतत् करण प्रयोजनम आह वीर्यम अवाप्नो इत्यादि। और ऐसा करने का प्रयोजन क्या है? तो इस पोजीशन में जो है वो बस्ती अपना वीर्य जो है वो संपूर्ण शरीर में फैला देती है। यानी ये पोजीशन में इफेक्ट ऑफ एनिमा प्रिवेट्स द होल बॉडी, यानी ये समुचित पद्धति से शास्त्र में वर्णित कार्य जो है उसका ठीक से हो पाएगा। अभी आगे जो है वह निरूह बस्ती द्वारा जो है दोषों का प्रशमन किस पद्धति से होता है, और इसलिए उसका वर्णन आगे आता है। एको अपकर्षति अनिलम स्वमार्गा पित्तम द्वितीयस्तु कफम तृतीयाः। निरूह बस्ती का एक निरूह बस्ती देने के बाद क्या होता है, दो देने के बाद क्या है, दूसरा देने के बाद क्या होता है, इस पद्धति से ये बिल्कुल संक्षेप में वर्णन उसका कार्य बताते हैं। प्रथम निरूह बस्ती वायु को अपने मार्ग से बाहर निकालती है, द्वितीय निरूह बस्ती पित्त को निकालती है और तृतीय निरूह बस्ती जो है कफ को निकालती है। तो ये तो संक्षेप में चरकाचार्य जी ने कह दिया, लेकिन चक्रपाणि दत्त जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी टीका करते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। एको अपकर्षति इत्यादि इस शब्द से या इस श्लोक से हमने क्या जानना चाहिए, तो दोष भेद से निरूह बस्ती के विधान यहाँ पे स्पष्ट करते हैं चक्रपाणि दत्त। एतत् वातादि भेदेन एकादि बस्तीदान विधानम न तो त्रिदोषे प्रथमो वातम जयति, द्वितीयः पित्तम जयति, तृतीयः कफम इत्यादि व्याख्यायाः। यानी इसका अर्थ लेना ऐसा नहीं चाहिए कि आप एक बस्ती में वात का शमन हो जाएगा, दूसरे में पित्त का हो जाएगा, तीसरे में कफ का हो जाएगा और इस पद्धति से तीनों दोषों का शमन हो जाए, ऐसा नहीं समझना चाहिए चक्रपाणि दत्त कहते हैं। और इसलिए वो आगे बताते हैं यतः स्निग्धोष्ण एकाः पवने समांसाः इत्यादि पवनादि भेदेन एव संख्या नियमम करिष्यति। तो यहाँ जो उदाहरण दिया है जहाँ वात के प्रकोप में स्निग्ध उष्ण द्रव्य मांस रस इनके द्वारा निर्मित एक निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे एक श्लोक रेफरेंस दिया है। और इसके द्वारा वातादि भेद से ही बस्तियों की संख्या का निर्देश किया जाता है। यानी वात प्रकोप में दी गई बस्ती जो है, एक निरूह बस्ती जो है वह वात को अपने मार्ग से निकाल देती है, दी गई द्वितीय जो निरूह बस्ती है वो अपने मार्ग से पित्त प्रकोप में दी जाती है। तो संक्षेप में इसको अगर हम कहें तो इसको ऐसे जाने कि अगर वात प्रकोप है तो जो वात शामक द्रव्यों का योग दिया है उसका एक निरोह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, पित्त प्रकोप में दो निरोह बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए और तीन निरोह बस्तियों का प्रयोग होगा वह कफ प्रकोप में होगा। अभी यहाँ पे स्वमार्गात जो शब्द दिया है वह स्वमार्गात का अर्थ अपने स्थान से ऐसा लेना चाहिए, यानी वात स्थान जो रहेगा, पित्त स्थान रहेगा, कफ स्थान रहेगा, वहां से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, ऐसा उसका अर्थ जाने, ऐसे चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं। So the first enema helps for the elimination of vata, second will help for the elimination of pitta,
and the third will help for the elimination of kapha from their locations. इसलिए अंग्रेजी में जो यहाँ ट्रांसलेशन दिया है, देखिए वह स्व मार्ग का ट्रांसलेशन वहां पे दिया है, आशय अपने स्थान से, अपने लोकेशन से। ओके, तो फॉलो अप रेजिम को जाते हैं। अभी निरूह बस्ती देने के बाद क्या करना चाहिए वह बहुत विस्तार से यहाँ 27वें से 30वें श्लोक को दिया। प्रत्यागते कोष्ण जल अवसिता शाली अन्नम दद्यात् तनूना रसेन इत्यादि। तो निरूह बस्ती देने के बाद जब औषध द्रव्य जो है वो दोषादि का सम्यक निर्हरण हो, तब रोगी को गुनगुने जल से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले जो बस्ती बाहर निकल जाए तो उस व्यक्ति को उष्ण जल से, ल्यूकवार्म वाटर से स्नान करावे। उसके बाद पहले मांस रस के साथ शाली चावल, ठीक है, उसका सेवन करावे। फिर दोपहर या दोपहर से पूर्व जो गृहित आहार है वह पूर्णतः अगर पच जाए तो उसके बाद सायंकाल में उस व्यक्ति को लघु और अल्प मात्रा में भोजन कराना चाहिए, ठीक है। और इस विधि से अगर उसकी बल की वृद्धि हो जाए तो उस व्यक्ति को अम्ल एवं वातनाशक सिद्ध तैल की बस्ती देनी चाहिए, यानी अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती में प्रयुक्त तेल की मात्रा जो है वो निरूह बस्ती में जो प्रयुक्त द्रव्य रहेंगे उसके चतुर्थांश रहेंगे, ठीक है। यानी इन शॉर्ट अगर कहें निरूह की मात्रा 1/4 भाग अनुवासन की मात्रा होनी चाहिए। यानी 600 से 700 ml तक अगर हम निरूह बस्ती देते हैं तो 150 ml लगभग जो है वह अनुवासन बस्ती की मात्रा रहे। अभी यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि सुबह निरोह दिया गया है और फिर शाम को जो है वह फॉलो अप रेजिम उस पद्धति से करके फिर उसको अनुवासन बस्ती देनी है। फिर अनुवासन बस्ती देने के बाद जो विधि बताई है उसको भी देखते हैं। तलुआ यानी दोनों हाथ के तलवे जो है और नितंब इनके ऊपर जो है वहां पे बार बार थपथपाना चाहिए। तो यहाँ पे दत्वा स्पिचौ पाणि तलेन हन्यात् स्नेहस्य शीघ्र आगम रक्षणार्थम। तो जो स्नेह बस्ती दी है यानी अनुवासन बस्ती दी है वो शीघ्रता से बाहर न आए, तो इसके लिए यह विशिष्ट विधि बताई है कि नितंब के ऊपर आप थोड़ा सा थपथपाए। थेरेपिस्ट हो, डॉक्टर हो, उसने थपथपाना चाहिए। और फिर आगे बताया है दोनों पैर जो है उसकी युग्म अंगुलियों को एक साथ हल्के हाथ से खींचे, अर्थात एक साथ जिस पैर की अंगुली को खींचते हैं उसी समय दूसरे पैर की अंगुली को भी खींचना चाहिए। इसके बाद फिर उत्तान लेटे और रोगी जो है अपनी पार्श्वनी, पैर के तलवे, अंगुली एवं पिंडिका इनको तेल लगाकर हल्के हाथ से मालिश करें। तो इस पद्धति से फिर उसको स्नेहन और सौम्य जो मर्दन है उसका निर्देश किया गया है। इसको ऑप्शन भी दिया है, अथवा शरीर के और भी जिस भाग में वेदना होती है वहां पे तैल लगाकर, ठीक है, उसको अच्छे से हल्की मालिश करें। और फिर इसके बाद जो है कृतो उपधाना यानी उसको सिर के नीचे तकिया लेकर सुखपूर्वक उसका शयन करा। तो ठीक है, इस पद्धति से संपूर्ण विधि है, इसको क्रमशः यहाँ पे वर्णन किया है। आपके सामने जो है अभी वो ट्रांसलेशन की स्लाइड है। और फिर इसके ऊपर जो है वो डिटेल्स में कुछ उसके बताए। आगे जाते हैं 30वें और 31वें श्लोक की ओर। तो यहाँ पे कषाय का जो प्रमाण रहेगा वो किस पद्धति से दोष के दुष्टि के अनुसार या प्राधान्य के अनुसार होना चाहिए वह श्लोक बताता है। भागाः कषायस्यातु पंच पित्ते स्नेहस्य षष्ठाः प्रकृतौ स्थिते च वाते विवृद्धते तु चतुर्थ भागो मात्रा निरूहेषु कफे अष्टभागाः। तो इस 30वें और 31वें श्लोक में भी टीका जो है बहुत डिटेल में दी है चक्रपाणि दत्त जी ने।
यहाँ पे श्लोक का अर्थ पहले समझते हैं कि निरूह बस्ती में जो है वो क्वाथ की मात्रा 5 भाग होनी चाहिए। पित्तज व्याधियों में या पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों में स्नेह की मात्रा जो है वो 16 तोले 2 प्रसृत होने चाहिए, और स्वस्थ पुरुष में यही मात्रा जो है वह निर्धारित इसी पद्धति से की है, यानी वहां पे 16 तोले की। वातज व्याधियों में एकुन जो मात्रा है वह 1/4 भाग यानी 24 तोले होने चाहिए, और कफज व्याधियों में वह 1/8 भाग यानी 12 तोले स्नेह की मात्रा निर्धारित की है। देखिए इस श्लोक में केवल क्वाथ की मात्रा दी है ऐसा नहीं है, स्नेहस्य इस पद्धति से वहां पे षष्ठाः प्रकृतौ स्थितेच, तो स्नेह की मात्रा का भी वर्णन किया है। तो इसको अगर हम थोड़ा और आसान पद्धति से जाने तो देखिए निरूह बस्ती में इन जनरल डिकॉक्शन का प्रमाण जो है वो 5 भाग होना चाहिए। अगर पित्त व्याधि है या पित्त प्रधान व्यक्ति है या स्वस्थ व्यक्ति है उसमें स्नेह द्रव्य की मात्रा जो संपूर्ण बस्ती द्रव्य का प्रमाण रहेगा तो वह 1/6 होनी चाहिए, यानी 600 ml टोटल अगर निरूह बस्ती की मात्रा है तो 100 ml उसमें स्नेह की मात्रा रहेगी। वात प्रधान व्याधि जो है उसमें 1/4 जो है वह मात्रा रहेगी स्नेह की, ठीक है, यानी 600 ml है तो 150 ml हो जाए। और कफज व्याधि है तो उसमें स्नेह की मात्रा जो है कम रहेगी, वह रहेगी 1/8, ठीक है। तो इस पद्धति से उसको हम समझे। अब ये चक्रपाणि दत्त जी की जो विश्रुत टीका है उसको थोड़ा हम देखेंगे। भागा कषायस्य पंच इति। तो सभी दोषों में और स्वस्थ पुरुषों में निरूह भाग जो है वह क्वाथ का रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा अन्य विस्तार से उसको तालिका से हम समझा सकते हैं, आपको है तो उसको एक तालिका चक्रपाणि दत्त जी ने जो समझाई है उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे जाते हैं, निरूह बस्ती का प्रमाण जो है वह बताया है। तो छठा प्रश्न जो है निरूह मात्रा, तो छठा प्रश्न, तो कितने प्रश्न है टोटल आपको अगर ध्यान में है तो छठा प्रश्न का उत्तर यहाँ है वय भेद से निरूह की मात्रा। निरूह मात्रा प्रस्तुतार्धम आद्य वर्षे ततो अर्ध प्रस्तुत अभिवृद्धि ही। तो इस श्लोक में 1 वर्ष के बालक को निरूह बस्ती की मात्रा अर्ध प्रस्तुत यानी 1 पल, यानी कितना, 1 पल यानी 4 कर्ष यानी 40 ml, ओके। तो इसके बाद प्रत्येक वर्ष को आयु के अनुसार आधा आधा प्रसृत मात्रा बढ़ाए और फिर 12 वर्ष तक के बच्चे को 6 प्रसृत, ठीक है, 6 प्रसृत यानी वो कितनी हो जाएगी, अर्ध प्रसृत यानी 1 पल यानी 4 कर्ष यानी 40 ml, तो 6 प्रसृत उस हिसाब से लगाइए आप। तो 12 वर्ष के बाद इसकी जो आयु के अनुसार फिर एक एक प्रसृत मात्रा प्रति वर्ष बढ़ानी है, और फिर 18 वर्ष तक 12 प्रसृत मात्रा हो जाएगी, और फिर 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक जो है वह मात्रा जो है 12 प्रसृत ही उसका प्रयोग करना चाहिए। 70 वर्ष के बाद उसको थोड़ा सा और 16 वर्ष वाले पुरुष के जमान लेना चाहिए, यानी उसको 70 वर्ष के बाद फिर वह मात्रा जो है वो कम कर देनी है, ठीक है। तो उसको बढ़ानी नहीं है। आगे जाएंगे तो ये एक टेबल के माध्यम से भी आप समझ सकते हो, और वह टेबुलर फॉर्म में ही आप अगर लिखे तो आसानी से ध्यान में आ जाए। आगे है डाइट आफ्टर बस्ती।
डाइट के पहले जो है वो टेबल के बारे में आता है। तो बस्ती टेबल जो है वो किस पद्धति का होना चाहिए, तो वह आ जाता है 33वें श्लोक में और 34वें श्लोक। नाति उच्छ्रितम न अपि अति नीच पादम सपाद पीठम शयनम प्रशस्तम प्रधान मृद्वा तरण उपपन्नम प्राक शीर्षकम शुक्ल पटोत्तरीयम। तो शुक्ल वस्त्र का उपयोग करने के लिए कहा है, उसके ऊपर डालने के लिए बेडशीट जो रहेगा वो शुक्ल वस्त्र का होना चाहिए, शुक्ल वर्ण का होना चाहिए। तो नाति उच्छ्रितम यानी वह जो जहाँ पे यहाँ पे चित्र भी आपको दिया है देखिए टेबल का, वह रुग्ण को जो शयन कराया जाएगा वह जो टेबल है या तख्ता है वह ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। न अपि अति नीच पादम, न कि वो बहुत नीचे होना चाहिए, ठीक है। और वहां पे बताए सपाद पीठम, यानी वहां पे एक स्टेप होनी चाहिए ताकि आसानी से व्यक्ति जो है वो टेबल पे जा सके और टेबल से नीचे जो है आ सके। तो उसको एक पाद पीठ रखने के लिए भी कहा है, ठीक है। आगे बताया है शयनम प्रशस्तम, तो इस पद्धति का जो शयन का स्थान होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। आगे बताया है प्रधान मृद्वा तरण उपपन्नम, आगे बताया है उसके ऊपर जो है वह मुलायम मृदु चौड़ा और लंबा ऐसे पद्धति से होना चाहिए। और प्राक शीर्षकम यानी उसका सिर जो है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर शुक्ल पट उत्तरीयम, फिर जो है वो बिस्तर के ऊपर जो है वो साफ सुथरी जो सफेद रंग का बेडशीट या चादर है वह बिछी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर या डिटेल गाइडलाइन कह सकते हैं हम, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल यहाँ पे बताए। उसके बाद आते हैं डाइट के बारे में, आहार कैसा होना चाहिए या भोजन कैसा होना चाहिए। भोज्यम पुनः व्याधिम अवेक्ष तद्वत् प्रकल्पयेत यूषपय रसादयहि सर्वेषु विद्याद् विधिम एतद् आद्यम एतम आद्यम वक्ष्यामि बस्तीनत् उत्तरीयात्। तो युषादि भोज्य विधानम यथाक्रमम कफे पित्ते वाते किवाम अग्नि अपेक्षम यथा योग्यतया व्याख्यायम। तो चक्रपाणी दत्त समाजते है कि जो श्लोक में बताए व्याधि की अवस्थाओं का विचार करके तद अनुसार यूष दूध मांस रस इत्यादि के साथ साठी चावल उसको देना चाहिए। सभी प्रकार के रोगियों में निरूह बस्ती के बाद भोजन देने की विधि है। अब आगे जो है वो वक्षामि बस्ती न तो उत्तरीयान, इसके आगे जो है कुछ विशिष्ट रेसिपीज जो है फॉर्मूले जो है बताए जाए। तो चक्रपाणी दत्त बताते हैं कि इस आहार द्रव्यों के सेवन का क्रम किस प्रकार है। तो वह बताते हैं कफे पित्ते वाते, तो कफ की वृद्धि में यूष और भात, पित्त की अधिकता में या वृद्धि में गोदुग्ध और भात, और वात की अधिकता में बाउंस रस और भात। यह उसको इन जनरल आप जाने इस पद्धति से। या वह बताते हैं अग्नि अपेक्षम यथा योग्यतया, या फिर अग्नि बल जो है उस व्यक्ति का उसका विचार करके फिर आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। यथोक्त विधानम वक्षमाण विधिषु कर्तव्यतया दर्शनाः सर्वेषु इत्यादि। तो एतद् आद्यम इति प्रधानम औत्सर्गिकम इति यावत् तेन विशेष विधानेन अपवादो अपि अस्य भविष्यति इति सूचयति। तो सामान्यतया निर्दिष्ट आहार विधि का सेवन निरूह उत्तर सभी रोगियों में वर्णित है, लेकिन यहाँ सर्वेषु इत्यादि के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अभी आगे एतद् आद्यम इति प्रधानम, इस शब्द से मुख्य रूप से इस विधि का पालन करना चाहिए। कुछ अपवाद स्थिति में इसको आप थोड़ा अल्टर भी कर सकते हो, इसका सुतोवाच यहाँ पे चक्रपाणी दत्त करते हैं। तो जैसे हमने जाना यूष और राइस जो है वो कफ में, क्षीर यानी दूध और राइस यानी शाली षष्ठी का भात जो है वह पित्त में, और मांसरस के साथ भात जो है वह वात
व्याधि में या वात प्रधान अवस्था में इस पद्धति से आप उसको आहार का मार्गदर्शन जो है वह सर्व सामान्यतया किया है। तो आपको पता है कि निरूह बस्ती जो है वो खाली पेट देनी है, और अनुवासन बस्ती जो है वो तुरंत कुछ खाने के बाद, यानी वह व्यक्ति का हाथ जो है वो खाने के बाद वो गीला है, वो धोने के बाद, ऐसी स्थिति में यानी तुरंत बाद देना। तो इसलिए निरूह बस्ती खाली पेट दिया गया है, इसलिए उस व्यक्ति को निरूह बस्ती के बाद इन जनरल भोजन की व्यवस्था बताई गई है और करनी भी चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ से आगे जो है वो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस जो है वो आते हैं। तो विशेषतया इनको बहुत विस्तार से हम नहीं देखेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालते हुए हम आगे जाए। तो उसमें से मुख्यतया द्विपंचमूलस्य रसोऽम्लयुक्ताः सजागमांसस्य सर्वपूर्वपेश्याः त्रिस्नेहयुक्ताः प्रवरो निरूहाः सर्व अनिलव्याधिहराः प्रतिष्ठाः। तो सर्व वात व्याधिहर, इसको ध्यान में कैसे रखे इन फॉर्मूला को, तो आप उसकी एक तालिका बना दीजिए, उसके प्रधान घटक द्रव्य याद में रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके यहाँ पे नामकरण उस रेसिपीज के नहीं है, तो उनका जो गुण दिए हैं, सर्व व्याधि वात व्याधि हर है या पित्त व्याधि हर है, तो उस पद्धति से उस रेसिपी को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे द्विपंचमूल यानी जो लघु पंचमूल है और बृहद पंचमूल, ऐसे 10 मूलों का वहां पे इकट्ठा अपने संग्रह करना है। और बृहद पंचमूल कौन से है, लघु पंचमूल कौन से है, द्रव्यगुण विज्ञान विषय में आपने भाव प्रकाश से लिया है, वो देखा भी है। हाँ, तो उसमें विशेषता बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला, काश्मरी, गोक्षुर, बृहति, कंटकारी, कृष्णपर्णी और शालपर्णी। तो पहले 5 जो है वो बृहद पंचमूल है, और आगे के 5 जो है वो लघु पंचमूल है। और वहां पे अम्ल संयुक्ता, तो उन्होंने वहां पे बताया है, क्योंकि ये वाथर बस्ती है, तो वाथर बस्ती में श्रेष्ठ जो है वो अम्ल रस भी है, और इसीलिए अब इनको द्विपंचमूलादि ऐसा योग भी इसको नामकरण किया जा सकता है, क्योंकि द्विपंचमूल से शुरुआत है इसकी। तो द्रव्य में विशेषतः मधु सैंधव है, स्नेह द्रव्य त्रिस्नेह यानी तीनों स्नेह है, तो मज्जा को छोड़ के कल्क द्रव्य भी है यहाँ पे, सपूर्व पेशाह, तो क्वाथ द्रव्य भी है लघु पंचमूल का और बृहद पंचमूल का यानी 10 मूल का, और आवाप द्रव्य यानी और कुछ द्रव्य मिलाने के है, तो उसमें अम्ल रस है और अजामांस रस। तो ये सर्व वात व्याधि हर बस्ती है। देखिए, तो सबसे ही पहले एक बिल्कुल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला, चूलम नास्ति विना वाता, तो जहां भी वो कटिग्रह है या कटि शूल है, मन्या शूल है या और किसी जगह का शूल है, तो इसमें आप श्योर शॉर्ट ये रेसिपी जो है यूज कर सकते हो। आगे बताया है वो है स्थिरादि वर्गस्य बलापटोल। तो इस श्लोक में स्थिरादि वर्ग के जो द्रव्य है उनके साथ रेसिपी बताई है। तो इसको स्थिरादि योग बता सकते हो, या फिर उसको दीपन योग भी बता सकते हो, जैसे उसके साथ इंक्रीजेस मांस बल और मांस धातु भी बढ़ाता है, यानी कृष्ण व्यक्ति में इसका प्रयोग होगा, बल की वृद्धि कराता है, और चक्षुष यानी नेत्र के लिए हितकारक, ऐसा ये निरोह बस्ती का योग। तो विशेषता इसमें मधु सैंधव तैल और घृत स्नेह पदार्थ के तौर पे, और कल्क द्रव्य प्रियंगु पिप्पली मुस्ता, और फिर क्वात द्रव्य जो है वो स्थिरादि पंचमूल के है, तो वह है बला पटोल त्रायमान एरंडा और यव। ठीक है। और फिर आवाप द्रव्य के तौर पे अजा मांस रस यानी बकरी जो है उसके मांस का रस बताया। देखिए, कल एक विद्यार्थी ने व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा था, हालांकि वो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तो कि मांस का प्रयोग आयुर्वेद में जगह जगह पे बताया है। इसका मतलब ऐसे थोड़ी है कि आयुर्वेद जो है वो हिंसा को फॉलो करता है, या हिंसा जो है आयुर्वेद में निषिद्ध नहीं बताई। तो देखिए, औषध के तौर पे यह मांस का प्रयोग या मांस सेवन आहार के तौर पे बताया, तो वह प्रधान घटक के तौर पे नहीं बताया। तो औषध के तौर पर अगर उसको मांस को हम इस्तेमाल करते हैं,
तो वह औषधि द्रव्य के तौर पे इस्तेमाल होता है, न कि आहार के तौर पे। तो देखिए, इसीलिए वो संदर्भ इस तरह था कि वही वो मृत हुआ जो प्राणी है उसका मांस यूज नहीं करना चाहिए, या फिर जलकर जो मरा हुआ प्राणी है उसके मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और फिर कौन सा खाना चाहिए, तो वहां पे रेफरेंस आया था सद्योहत, यानी जो अभी अभी मरा है या मारा गया है। सद्योहत यानी अभी मारा गया है, ऐसा ही अर्थ होना चाहिए। जिसको हलाल भी कहते हैं, मुझे पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, लेकिन मैंने सुना है ऐसे। तो वो जीवंत प्राणी मारा हुआ है उसका। तो मैं तो हिंसा को बिल्कुल ही निषेध करता हूँ उसका, लेकिन औषध के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो और करना भी चाहिए, और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आप उस फॉर्मूला से अजामांस रस निकाल दो तो इसका उपयोग वैसे नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसके दीपन, मांस धातु की वृद्धि, बल की वृद्धि और चक्षुष, ये रिजल्ट तभी आएंगे जब ये पूरी रेसिपी, सभी द्रव्य जो है वह लिए जाए, एक को भी उसमें से नहीं निकालना चाहिए, और उस प्रमाण में लीजिए तो ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट त्रिस्नेह जो है वो कौन से है, तो विधेया त्रिविधा स्नेहो बस्ती अर्थ मज्जवर्जिता। तो तीन स्नेह का प्रयोग जो यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ इस श्लोक में त्रिस्नेह बताया है। तो मज्जा वर्जित है, यानी घृत, तैल और वसा, इन तीन स्नेहों को लेना। आगे जो तीसरी रेसिपी आती है वह है एरंड मूलम त्रिफलम पलाशा इत्यादि। तो इसके गुणधर्म, विशेषता, दीपन, लेखन इस पद्धति से बताए हैं। और ये जो योग है वह विशेषतः वेदना, विशेषतः उरुस्थान, जंघास्थान, पादस्थान, पृष्ठ यानी बैक पेन, और त्रिक यानी सैक्रल रीजन पेन के लिए यहाँ पे बताई गई योग है। यह श्लोक नंबर 38 से लेके 45 तक ये जो श्लोक है विशेषतः एरंड मूलादि निरूह हम इसको कह सकते हैं, उसको बताया है। अभी इसको अगर विभाजित किया जाए तो सबसे पहले जो आएंगे वो वातनाशक बताई गए हैं योग, और आगे यष्टि वातनाशक जो बस्तियां हैं वह उससे सबसे पहले हमने देख ली दशमूलादि निरूह, द्विपंचमूल इस पद्धति से। उसके बाद दूसरी देखी स्थिरादि निरूह, और तीसरी अब देख रहे हैं हम एरंड मूलादि निरूह। तो ऐसे इसके नामकरण आप कर सकते हो, या किया भी है कुछ ग्रंथकारों ने यहाँ पे। तो विशेषतः कफावृत वात में ये उपयुक्त है। देन विट मूत्र संघ में, ग्रह में ये उपयुक्त है। आदमान अनाह अश्मरी में यानी यूरिनरी कैल्कुलाई में उपयुक्त है। ठीक है, अर्श और ग्रहणी में भी उपयुक्त ऐसी यह एरंड मूलादि निरूह बस्ती है। तो इसको ही टेबल से समझाया है। मधु है, सैंधव है, स्नेह द्रव्य के तौर पे तेल है, कल्क जो है वो शतावा, हपूषा इत्यादि है, क्वाथ द्रव्य एरंड मूल विशेषता है, पलाश है, लघु पंचमूल है, रासना इत्यादि है, और आवाप द्रव्य जो है वह है गोमूत्र। ठीक है, अभी यहाँ से जो है वह पित्तनाशक बस्तियां चालू हो जाती। तो ये तीन योग जो बता दिए सबसे पहले, वह है दशमूलादि निरूह, स्थिरादि निरूह और एरंड मूलादि निरूह। ये हो गए वातनाशक बस्ती। किस तरह से ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर इसके आगे पित्तनाशक निरूह बस्तियां आएगी, वह आएगी यष्टादि निरूह, जो अभी आप सामने स्लाइड में देख रहे हो। दूसरी होगी उसके बाद विशेषतया यष्टि मधु इत्यादि, और एक लोध्र के साथ योग है, वह हो गई दूसरा योग। और तीसरा है चंदनादि निरूह बस्ती, चौथी है द्राक्षादि निरूह बस्ती। इस पद्धति से यहाँ पे चार जो है वो पित्तनाशक निरूह बस्तियां आई है। तो विशेषतः देखिए, ये पहली जो यष्टादि निरूह बस्ती है वह पित्त रोग नाशक बताई है। उसके बाद में फिर एक बार ये उसके ही डिटेल्स है, दूसरे यष्टि मधु के साथ और कुछ द्रव्य जो है उनकी बस्ती है, और उनका दाह, अतिसार, प्रदार, रक्त पित्त, ये पित्त प्रधान व्याधियां हैं। तो इसमें भी यह निरूह बस्ती उपयुक्त है। ये तीसरी है, इसमें दाह, अंतरदाह, पित्त, जतिसार, मूत्र कृच्छ्र, तो इसका उपयोग।
और फिर यहाँ से जो है वो कफनाशक बस्तियां चालू हो जाती। तो कफनाशक बस्तियां जो है विशेषतया पहली है कोशातकी इत्यादि। तो क्वाथ द्रव्य से कोशातकी इत्यादि श्लोक की शुरुआत हो जाती है, श्लोक क्रमांक 56 से लेके 64 तक। तो वो कोशातक्यादि निरूह बस्ती है। ठीक है, तो इसके उपयोग देखिए आप, गुण देखिए, कफ रोग नाशक, मंदाग्नि, अन्न द्वेष। तो ऐसी स्थितियों में वहां पे ये बस्ती उपयुक्त की जाएगी। आगे है पटोलादि। ठीक है, दूसरी जो बताई है पटोलादि निरोह बस्ती है। इसमें पटोल पत्र से यह फॉर्मूला चालू होता है। वह कफरोग नाशक, पांडु रोग नाशक, अलसक, आम दोष नाशक, ऐसे उसके गुणधर्म है। उसके आगे तीसरी आती है और वह है रासनादि। ठीक है, विशेषतः पंचमूलादि निरूह इसको हम कह सकते हैं। और विशेषतः इसका उपयोग जो है वो कृमि, कुष्ठ, प्रदय इत्यादि व्याधियों में है। तो ये तीसरी है, मैं जो बता रहा था आपको, पंचमूलादि निरूह जो है वो तीसरी है। और इसके बाद में रासनादि निरूह। रासनादि निरूह बस्ती जो है उसके उपयोग कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, ब्रध्न इत्यादि व्याधियों में बताए गए हैं। यह है रासनादि निरूह बस्ती। विशेषतः इसके जो डिटेल्स है वो चक्रपाणी दत्त हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। समय की व्यवस्था की वजह से हम उसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। आप अगर उसमें कुछ आशंकाएं हैं तो जरूर पूछिए। आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, क्योंकि आप ऑनलाइन टीचिंग यही एकमात्र अभी जो है वह स्थिति अध्ययन के बारे में रह गई है। आगे जो पुनर्नवा एरंड बला ये योग चालू हो जाता है, वह त्रिदोष नाशक बस्ती या संसर्ग अवस्था में उपयुक्त बस्ती, त्रिदोषज या द्वंद्वज रोगनाशक बस्ती इसलिए उसको कहा है। तो ये उसका रेसिपी है। और फिर आगे जो है, फिर जो सामान्य वर्णन है वह चालू हो जाता है 69वें श्लोक में या 69 नंबर श्लोक में। स्निग्धोष्ण एकाः पवने समांसो द्वौ साधु शीतो पयसा च पित्ते त्रयाः समुद्राः कटुकोष्ण तीक्ष्णाः कफे निरुहा न परम विधेया। तो निरूह बस्ती की संख्या कितनी होनी चाहिए? वातज व्याधियों में स्निग्ध, उष्ण और मांसरस युक्त एक निरूह बस्ती होनी चाहिए। पित्तज व्याधियों में मधुर रसात्मक द्रव्यों से बनाई हुई शीत गुणात्मक और दुग्ध के साथ 2 बस्तियां होनी चाहिए, निरूह बस्तियां। और कफज रोग में मूत्र आवाप द्रव्य के तौर पे लेना चाहिए, कटु उष्ण रसों का या कटु द्रव्यों का उपयोग होना चाहिए, तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग होना चाहिए, और उसकी संख्या 3 होनी चाहिए। और यहाँ पे बताया है न परम विधेया, निरूह बस्ती जो है वो इसके आगे एक्सेस जो है वो नहीं देनी चाहिए। ये शास्त्र में हमें सूचना दी गई है। उक्तानाम वातादि हर नाम संख्या कल्पनाम विशिष्टाम दर्शयन आह। जो अभी अभी देखी वो निरूह बस्ती उसके बताते संख्या आपने यहाँ पे देखी है। आगे जाएंगे यहाँ से, रसेन वाते प्रतिभोजनम स्यात् क्षीरेण पित्ते तु कफे च युषे तथा अनुवासेषु च बिल्वतैलं स्यात् जीवनीयं फलसाधितं च इतिदम् उक्तम निखिलम यथावत् बस्ति प्रदानस्य विधानम अग्र्यम यो अधीत्य विद्वान बस्ती कर्म करोति लोके लभते स सिद्धिम। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वोक्त निरूह बस्ती के बाद कौन से आहार का सेवन करना चाहिए उसका वर्णन आ गया है। फिर उसको यहाँ पे रिपीट किया है कि विशेषतः ओदन का या शाली षष्ठी मांस सॉरी ओदन के साथ शाली षष्ठी शाली वह राइस के साथ आप मांसरस वात व्याधि में, वह भात जो है या राइस जो है वो क्षीर के साथ दूध के साथ पित्त व्याधि में, और युष के साथ विशेषतः कफ व्याधि में उस अन्न का सेवन करना है, शाली षष्ठी राइस का। तो आगे जाएंगे, जो वहां पे आपने अनुवासन बस्ती उपयुक्त करनी है उसका मार्गदर्शन यहाँ पे किया है, एडवाइस करते हैं ग्रंथकार शास्त्र का। तो विशेषतः अनुवासन बस्ती जो है वो बिल्व तेल की देनी है आपने वात व्याधि में, जीवनीय तैल की देनी है पित्त व्याधि में, और मदन फल सिद्ध तैल की अनुवासन बस्ती देनी है कफ व्याधि में। तो अनुवासन बस्ती में कौन से योग इस्तेमाल करने चाहिए वो
थेरापेटिक डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। चक्रपाणी तत्व उसको कहते हैं। संप्रति वातादि भेदेन प्रतिभोजनम विशिष्टम तथा अनुवासनम च आह। यानी इस श्लोक में जो है वह वात दोष इत्यादि कौन सा दोष प्रधान है आपने बस्ती दी है, उसके अनुसार भोजन आपने देना है, विशिष्ट भोजन, और विशिष्ट अनुवासन भी यहाँ पे वहां पे उल्लेख किया है। ठीक है, तो बिल्व तेल नहीं, वह स्पष्ट बताते हैं बिल्व इत्यादि का तेल यानी दशमूल सिद्ध तेल आपने वातो व्याधि में। जीवनीयम जीवनीय जो रेसिपी दी है वह सिद्धि स्थान चौथे अध्याय में, यानी इसके बाद का जो अध्याय है जीवंती मदनम इत्यादि जो श्लोक है रेसिपी, उसका इस्तेमाल करना है। और मदन फल सिद्ध तेल यानी केवल मदन फल एक द्रव्य नहीं तो मदनैर व अम्ल संयुक्त है, ये जो रेसिपी सिद्धि स्थान चौथे अध्याय में मदन तेल बोल के दी है वह कफ व्याधि में अनुवासन बस्ती के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़फल संपूरिते सिद्धि स्थाने बस्ती सूत्रीय सिद्धिर्नाम तृतीयोध्यायः। और कुछ हमने आयुर्वेद दीपिका भी अंश देखा है टीका का, इसलिए इति श्री चक्रपाणि दत्त प्रणीतायाम आयुर्वेद दीपिकायाम चरक तात्पर्य टीकायाम सिद्धि स्थाने बस्ती सूत्रीय सिद्धिर्नाम तृतीयोध्यायः। तो आपके अगर प्रश्न है तो कुछ पूछिए। यहाँ पे आज का जो व्याख्यान है हमारा वो समाप्त होता है और इससे आगे आपके प्रश्नों को लेंगे। धन्यवाद।